Hello everyone, and after a very long time welcome back to my YouTube channel Judiciary Academy। और मेरा नाम है इंदु शेखावत। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, सो बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट एंड सेक्शन 2 यानी कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ दिस एक्ट। और दूसरा हम इसमें एक ब्रीफिंग देखेंगे, यानी कि किसी भी एक्ट के लिए अपने को कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसलिए हम देखते हुए चलेंगे कि कहाँ पे एमसीक्यूज़ फ्रेम होंगे। सो बेसिकली जो ब्रीफ वाला पार्ट होता है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट दिस एक्ट, वो बेसिकली एमसीक्यूज़ में हमेशा पूछी जाती हैं। सो टू स्टार्ट विद कि हमें इस एक्ट के बारे में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसकी इनैक्टमेंट डेट, ये कब इन्फोर्स में आया, एक्ट नंबर क्या है, और इस एक्ट का प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल बेसिकली क्या होता है, एक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया है। इसकी जो इनैक्टमेंट डेट है वो है 25 अप्रैल 1872। इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872। ठीक है, जो कि आपके सेक्शन 1 में आपको दी गई है। एक्ट नंबर क्या है, 9 ऑफ 1872। अब इस एक्ट का प्रियम्बल क्या है, ऑब्जेक्ट, इस एक्ट को क्यों बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट जो है वो डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉज को जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, क्या करता है, टू डिफाइन एंड अमेंड द सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लॉज हैं उन्हें ये डिफाइन करता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इस पूरे एक्ट को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वो हम एक बार सबसे नीचे नीचे देख लेते हैं। ये देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रिंसिपल, दैट इज सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 76 टू 123। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट 124 टू 238 सेक्शन। एंड द लास्ट वन इज द पार्टनरशिप, दैट इज सेक्शन 239 टू 266। अब अगर हम आज के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं तो ये दोनों, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप, ये दोनों एक अलग एक्ट्स बन चुके हैं। सो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केवल प्रिंसिपल के सेक्शंस यानी सेक्शन 1 टू 75 पढ़ेंगे और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 124 टू 238 हमको दे रखा है। ठीक है, सो नाउ टू स्टार्ट विद आवर सेक्शन 1 कि हमारा सेक्शन 1 क्या होता है। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने 4 चीज़ें देखी जो कि हमें को एक ब्रीफ पता होना चाहिए किसी भी एक्ट के बारे में। उसका इनैक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट, एक्ट नंबर क्या है, प्रियम्बल क्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस भी आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर कितने हैं, 266। अब हम बात करते हैं, ये बताया हमने, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से जो 2 पार्ट्स हैं वो डिफरेंट एक्ट्स में हैं और 2 पार्ट्स को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे। सो अभी तक की बात ये थी। अब बात करते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यानी कि हमारा सेक्शन नंबर 1। ये क्या कहता है, टाइटल हम सबको पता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सटेंट, ये कहाँ तक, मतलब कि ये जो एक्ट है वो कहाँ तक प्रोवाइडेड है, मतलब कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन एक्ट, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, सेंटेंस है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको ओमिट कर दिया गया है बाय एक्ट 34 ऑफ 2019 एंड 5th schedule. Now this particular act is applicable to whole India, सभी पूरे इंडिया यानी जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, एक्सटेंट क्लियर हो गया। नाउ हम बात करते हैं कमेंसमेंट, हम ऊपर भी देख चुके हैं। 1 सितंबर 1872 को ये कमेंस हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक सेविंग क्लोज, यानी कि लास्ट में देखें कि कहाँ कहाँ ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एनी स्टैट्यूट, एक्ट, रेगुलेशन विच इज़ एक्सप्लिसिटली रिपील्ड, यानी कि कोई भी ऐसा लॉ या रेगुलेशन जिसको एक्सप्लिसिटली रिपील किया गया है, हटाया गया है, वहाँ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, एनी यूसेज, कस्टम, इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द एक्ट, यानी कि आपने ऐसा कोई भी कस्टम बनाया है, कोई भी ऐसा यूसेज है जो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, जो लॉ नहीं है लेकिन हम फिर भी फॉलो करते हैं, तो ऐसे कस्टम्स और ऐसे यूसेज, ऐसे इंसिडेंट्स जो कि इनकन्सिस्टेंट हैं इस एक्ट के लिए, ठीक है, उन पे भी ये एक्ट जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, सेक्शन 1 बहुत ईजी था। हमने शॉर्ट टाइटल देखा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सटेंट देखा,
एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले था पर इस सेंटेंस को ओमिट कर दिया गया है बाय द एक्ट 34 ऑफ 2019 एंड फिफ्थ शेड्यूल। ये बेसिकली MCQs में कई बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखें। कमेंसमेंट डेट हमने इसकी देख ली 1 सितंबर 1872 और लास्ट का हमने इसका सेविंग क्लॉज देख लिया, जिसमें दो बातें कही गई हैं, ऐसा कोई भी स्टैट्यूट और रेगुलेशन जिसको एक्सप्लिसिटली रिपील किया गया हो, और दूसरा कोई भी ऐसा यूजर कस्टम जो कि इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो सेक्शन 1 इज क्लियर। थोड़ा सा ब्रीफिंग देखा, इंपॉर्टेंट बातें देखी और सेक्शन 1 देखा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारा इस पूरे एक्ट का सेक्शन नंबर 2। अगर ये क्लॉज समझ यानी कि ये पूरा सेक्शन समझ में आ जाता है तो आगे की कोई भी पार्ट को समझने में, कोई भी सेक्शन को समझने में दिक्कत नहीं आती है। सो ध्यान से देखें। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सबसे पहली चीज़ है प्रपोजल। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलते हैं। ए क्लॉज, हमेशा ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी आपको क्योंकि ये MCQs में पूछते हैं कि आप पर्टिकुलर यानी कि प्रपोजल कहाँ डिफाइन है। नीचे ऑप्शंस होंगे सेक्शन A, 2A, 2D, तो यू हैव टू राइट दैट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो सेक्शन 2A हमें क्या बता रहा है, प्रपोजल के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन है बैरिक की उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके या उसको थोड़ा सा तोड़ के लिख रखा है ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए। सबसे पहले व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस किसी चीज़ को करने के लिए, टू डू, या फिर किसी चीज़ को ना करने के लिए। ठीक है, हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। किस लिए? अच्छा, अब ये विलिंगनेस वो क्यों शो कर रहा है? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, सामने वाले की उस चीज़ को एक्सेंट लेने के लिए, ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस। एक बार और रिपीट करती हूँ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence is called proposal। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, एक A है और एक B है। अब A के पास एक टीवी है, बहुत बेकार टीवी बनाई है बट इट्स ओके। ए के पास एक टीवी है, तो ए जो है वो बी को बोलता है कि मेरे पास ये टीवी है और मैं ये तुम्हें बेचना चाहता हूँ। तो ए ने क्या किया, अपनी विलिंगनेस बताई, क्या करने के लिए, इस टीवी को सेल आउट करने के लिए। किसको बताई? बी को। क्यों बताई? ताकि वो बी से उस चीज़ का एक्सेंट यानी कि उसकी हाँ या ना ले सके कि वो इस चीज़ को ख़रीदना चाहता है या नहीं ख़रीदना चाहता। सो इससे क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर कॉन्वर्जेसन है अपनी विलिंगनेस को बताना सामने वाले की एक्सेंट लेने के लिए, तो ये क्या चीज़ होगा, ये प्रपोजल होगा। यानी कि ए ने बी को एक प्रपोजल दिया कि ये जो मेरा टीवी है मैं ये तुम्हें सेल आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी विलिंगनेस बताई, किस उम्मीद से कि सामने वाला उस चीज़ पे हाँ या ना करेगा। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। प्रॉमिसर कौन होता है, यानी कि जो प्रपोजल देता है, यानी कि यहाँ पे जो ए है वो क्या होगा, प्रपोजर होगा यानी ऑफरर होगा। ठीक है, ये सेक्शन हमारे 2C में डिफाइन है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, प्रपोजल क्या होता है, जिस पर्सन को वो प्रपोजल दिया गया है, यानी कि बी को टीवी खरीदने के लिए कहा गया था, उसके सामने प्रपोजल रखा गया है, तो यहाँ पे जो बी है वो कौन हो गया, प्रपोजी हो गया, ऑफरर हो गया। ठीक है, अब प्रॉमिसी क्या होता है? अच्छा देखो, प्रॉमिसी बाद में बनता है, लेकिन जो भी पर्सन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, यानी कि यहाँ पे जो बी है, मान लीजिए बी ने कह दिया कि चल ठीक है मैं ये पर्टिकुलर टीवी तुमसे खरीदूंगा, यानी कि बी ने जो कह दिया उस पर अपनी एक्सेंट दे दी, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगा, ये जो बी जो है यहाँ पे प्रॉमिसी बन जाएगा। तो प्रॉमिस क्या होता है, जब बी यानी कि जिसको प्रपोजल दिया जाता है वो जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जो पर्टिकुलर प्रपोजल है वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल्स। सिंपल सा है, ए ने अपनी विश रखी यानी कि अपनी विलिंगनेस बताई कि मैं ये जो टीवी है वो तुम्हें बेचना चाहता हूँ, यानी कि बी को। ठीक है, तो ये जो विलिंगनेस है, ये जो उसने प्रपोजल उसके सामने रखा है, इसे हम प्रपोजल कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ए है जिसने प्रपोजल दिया है वो प्रॉमिसर है, और जिसको दिया है
वो प्रॉमिस ही हो जाता है। लेकिन जब बी इस चीज़ पे एक्सेंट दे देता है, हाँ भर देता है कि चलो ठीक है मैं ये खरीदूँगा, तो ये जो प्रपोज़ल होगा वो प्रॉमिस बन जाएगा और यहाँ पे जो बी है वो प्रॉमिस ही बन जाएगा। ठीक है, सो प्रपोज़ल हो गया वेरी वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से मैंने इस चीज़ को समझा दिया। प्रॉमिस मैंने वही जो चीज़ आपको बताई कि जो ए है वो बी को अपना टीवी देना चाहता है, ठीक है, बेचना चाहता है। तो और यहाँ पे जो बी है वो अपनी एक्सेंट दे देता है, हाँ भर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है उसका प्रपोजल, तो वो जो प्रपोजल है वो प्रॉमिस बन जाएगा। वेरी वेरी क्लियर। सो हमारा 2A डन हो गया प्रपोजल, 2B डन हो गया प्रॉमिस, और 2C जिसमें हमने प्रॉमिसर और प्रॉमिसर को डिफाइन किया गया था हमने वो यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसीडरेशन। इसकी डिटेल स्टडी आगे वाले चैप्टर में करेंगे कि कब इसका कम्युनिकेशन होता है कब नहीं होता है, वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि कंसीडरेशन होता क्या है। सो अगेन हमारा एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रपोजल दिया कि मैं तुमसे ये टीवी लेना चाहता हूँ, तो ऑफकोर्स फ्री में तो देगा नहीं, तो कोई पर्टिकुलर अमाउंट लेगा। मान लो इसने कहा कि मैं तुमको 3000 में 3K में मैं तुमको ये टीवी बेचता हूँ, तो जो 3000 का जो टीवी जो पर्टिकुलर ये जो अमाउंट है वो क्या हो गया, कंसीडरेशन। ठीक है, ये जो चीज़ हो जाएगी कंसीडरेशन होगी। अब जरा एक बार बैरक का डेफिनेशन, कंसीडरेशन क्या है, सॉरी कंसीडरेशन क्या होता है, बेसिकली एक अमाउंट जिसके बेसिस पे वो प्रपोजल दिया जाता है। ठीक है, सो एक बैरक का एक बार डेफिनेशन देखते हैं। अगेन मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के लिखा है, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि ए प्रॉमिसर जो प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, जिसने प्रॉमिस किया है, और अदर पर्सन यानी कि एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, इसके और इसके डिज़ायर पे दोनों की एक्सटेंट पे, ठीक है, हैज़ डन और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, डज और abstain और promises टू डू, यानी कि क्या तो उन्होंने वो चीज़ करी है या वो करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसमें तीनों आ जाते हैं, क्या तो पास्ट में कोई चीज़ करी हो या कर रहे हो, या फ्यूचर में कोई चीज़ करेंगे यानी कि देंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं। बेसिक सा फंडा है, डेफिनेशन आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेमोराइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेफिनेशन आना चाहिए। ठीक है, इसलिए ब्रेक डाउन करके याद कीजिएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगी। एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर or promise your other person has done or abstain from doing anything, does or abstain or promises to do uh, or not to do that such thing। ठीक है, तो बेसिकली जिस्ट ऑफ द कंसिडरेशन है क्या, कि कंसिडरेशन एक अमाउंट होता है, एक रेवेन्यू होता है या कोई रिवॉर्ड है बेसिकली, जो उस पर्टिकुलर एक्सचेंज में दिया जाता है। ठीक है, सो कंसिडरेशन, इसको थोड़ा सा एक बार एक केस लॉ के थ्रू और देखते हैं, आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि कंसिडरेशन क्या होता है। सो मैंने आपको बताया था, तो ऐसा कोई भी एक्ट, कंसिडरेशन क्या है, कोई भी प्रॉमिस या प्रॉमिस जो भी अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट, एब्सटेंडेंस या प्रॉमिस करते हैं, उस चीज़ को हम कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि टीवी मैं तुमको दूंगा 3K में, यहाँ पे 3K कंसिडरेशन है, मैं तुमको ये टीवी तुम ये टीवी लो बदले में मेरे, तो दैट इज़ अ बार्टर सिस्टम, ये किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ लेना। बट यहाँ पे हाँ, कि अगर कोई भी प्रपोजल दिया हुआ है तो किसी बेसिस पे यानी कि कंसिडरेशन अमाउंट पे उस चीज़ को लेना, उसको कंसिडरेशन कहते हैं। इसमें एक केस फजाल लाल दीन मंडल वर्सेस पंचनन दास, इस केस में क्या हुआ था, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व करी ये चीज़ कि जो कंसिडरेशन है वो प्राइस ऑफ प्रॉमिस है, यानी कि कोई भी अमाउंट है, रिटर्न है या कुड प्रोक्योर है, बेसिकली अमाउंट। ठीक है, समथिंग ऑफ अ वैल्यू रिसीव्ड बाय अ प्रॉमिस, यानी कि जो भी प्रॉमिस किया गया है उसके बदले में एक वैल्यू रिसीव जो किया गया है, उससे जो हम हैं वो क्या कहते हैं, हम कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, डन, कंसिडरेशन वेरी वेरी क्लियर। अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अग्रीमेंट। सेक्शन 2E में डिफाइन है अग्रीमेंट क्या होता है। अभी तक हमने देखा प्रपोजल क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है और कंसिडरेशन क्या होता है। अब ये सब जब चीज़ें मिलती हैं ना तो हमारा अग्रीमेंट बनता है। जैसे कि देखिए क्या लिखा है बैरक में, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, हर वो प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन फॉर्म करता है फॉर ईच अदर इज़ अ अग्रीमेंट। यानी कि पहले सामने वाले ने, ए ने बी को प्रपोजल दिया टीवी का 3K पे,
तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में पहले तो ए ने प्रपोजल दिया, इसने एक्सेप्टेंस दिया, वो चीज़ प्रॉमिस बनी। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रॉमिस बनी, 3K का यहाँ पे जो है वो कंसिडरेशन अमाउंट तय हुआ। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ये मिलकर बनाती हैं अग्रीमेंट, यानी कि इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि जो ए है वो बी को टीवी सेल आउट करेगा 3K में, यानी कि 3000 रुपये में। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस इज कॉल्ड दी अग्रीमेंट। वेरी वेरी क्लियर, बहुत ईजी था, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने का था नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, मतलब कि कंसिडरेशन के बदले में कंसिडरेशन, यानी कि किसी ने कहा कि मैं तुमको टीवी दूंगा, उसने कहा कि ठीक है मैं तुमको कुछ भी दे दूंगा, या फ़ैन दे दूंगा, या बुक्स दे दूंगा। तो ये क्या होता है, कंसिडरेशन के बदले में कंसिडरेशन, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी कि ए ने बी को प्रॉमिस किया तो बी ने उल्टे में इसे एक और प्रॉमिस दे दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सो क्लियर। अब हम बात करते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स की। अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, अभी अपन ने देखे, एवरी प्रॉमिस इन सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होंगे, अब देखिए जो हर अग्रीमेंट होता है वो इन्फॉर्सिबल बाय लॉ होता है, यानी कि इन दोनों के ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि भाई मैं तुमको 3K के लिए वो दूंगा, 3K पे ये टीवी दूंगा, तो ये अग्रीमेंट हुआ। कल को अगर ए जो है वो उससे पैसे ले लेता है और बी को टीवी नहीं देता है, तो जो बी है वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि इसने मुझसे पैसे लिए और ये मुझे टीवी नहीं दे रहा है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, तो ये जो चीज़ है वो इन्फॉर्सिबल बाय लॉ है। ठीक है, अब अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इन्फॉर्सिबल बाय लॉ नहीं होती है, वो क्या होती है, वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने अपने भाई के साथ एक कहा कि यार तू इतने मार्क्स लेके आ जा, मैं तेरे को एक फ़ोन दिलाऊंगी। ठीक है, अब मान लीजिए वो उतनी पर्टिकुलर अमाउंट लेके आ जाता है और उसके बाद में मैं उसको कहती हूँ, वो बोलता है कि ला मेरे को दिला फ़ोन, मैं कहूँ कि नहीं यार मैं नहीं दिला रही, मैं तो मजाक कर रही थी। तो क्या हुआ था कि मैंने उसको प्रपोजल दिया कि तू इतना अमाउंट लेके आ, मैं तेरे को ये दूंगी। तो हमारे बीच में क्या हुआ था, एक अग्रीमेंट हुआ, मैंने प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट किया, हम दोनों के बीच में प्रॉमिस हुआ। लेकिन ये क्या इम्पॉसिबल बाय कोर्ट है, क्या वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है मेरा भाई कि इसने मेरे को बोला था कि इतना परसेंटेज लेकर आना और मैं लेके आ गया, लेकिन ये मेरे को फ़ोन नहीं दे रही है। सो सच थिंग्स आर नॉट इन्फॉसिबल बाय लॉ, इसलिए इन्हें हम वॉइड अग्रीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, वॉइड अग्रीमेंट्स 2G में डिफाइन है। अब बात करते हैं सेक्शन 2H की, जो कि है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हर अग्रीमेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से क्लियर है, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट वैलिड है और वो इन्फॉर्सिबल बाय लॉ है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। द अग्रीमेंट्स विच आर इन्फॉर्सिबल बाय लॉ आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 3K में ये टीवी दूंगा, तो इनके बीच एक्सेप्टेंस हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे पूरा सब कुछ हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये इन्फॉर्सिबल बाय लॉ है, इसलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे कि ए ने बी के साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो 2H तक क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सो आई होप मैंने आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। मेरे जो इंस्टाग्राम ID है वो है जुडिशरी अकेडमी। ठीक है, आगे आप देख लेना, इस नाम से मैं आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिलेगी, आप यहाँ पे मुझे DM कर दें या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और कोई आपको किसी के सब्जेक्ट्स पे वीडियोस चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon, this type of sign, do press this icon. Thank you so much, bye bye, take care, see you in the next video. सो अभी तक हमने देख लिया अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या हैं और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब कॉन्ट्रैक्ट के आगे देखते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो भी अग्रीमेंट्स इन्फॉर्सिबल बाय लॉ होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, सेक्शन 2I में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये क्या कह रहा है, जो भी अग्रीमेंट्स इन्फॉर्सिबल बाय लॉ हैं at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other is called voidable agreements. ठीक है, यानी कि ऐसे कोई भी अग्रीमेंट जो एक पार्टी तो इन्फोर्स कर सकती है पर दूसरी पार्टी जो है उसे इन्फोर्स
मतलब उसके अकॉर्डिंग वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है दूसरी पार्टी के थ्रू, तो ऐसे अग्रीमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। यानी कि कोई भी अग्रीमेंट एक पार्टी के थ्रू तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है बट दूसरी पार्टी के थ्रू इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ऐसे अग्रीमेंट्स को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारे को ये फुटबॉल दूंगा, ठीक है, एट द प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और जो यहाँ पे बी है वो हमारा है माइनर, उसने एक्सेप्टेंस भी दे दी, सब काम हो गया, प्रॉमिस भी हो गया, अग्रीमेंट भी बन गया, लेकिन क्या ये जो पर्टिकुलर अग्रीमेंट है इम्पॉसिबल बाय लॉ है, क्या हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं? नहीं, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो क्या है, माइनर है। वापस एक्सप्लेन करती हूँ, ए है, बी है, बी ने ए को कहा मैं तुम्हें 1K यानी 1000 रुपीज़ में एक फ़ुटबॉल दूंगा, बी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं तुमसे ये चीज़ खरीद लूँगा, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉमिस हो गया। मान लीजिए बी मुकर जाता है, अब यहाँ पे जो बी है वो हमारा माइनर है, 16 ईयर्स का है, ठीक है। अब क्या ए इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? नहीं, ये ए के लिए तो इम्पॉसिबल बाय लॉ है लेकिन बी के थ्रू ये इम्पॉसिबल बाय लॉ नहीं है, बिकॉज ही इज अ माइनर एंड माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो इसलिए ये क्या हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी कि ये क्या होते हैं, वॉइड यानी कि स्टार्टिंग से ही एकदम ही वॉइड हो जाते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इम्पॉसिबल बाय लॉ, यानी कि आप लॉ के थ्रू अब इसको इन्फोर्स करवा ही नहीं सकते, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। जैसे कि एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इज फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटेड, यानी कि आपने किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी या आपने कोई फालतू पॉलिसी बनाई और उसको एज अ फ्रॉड के थ्रू क्या क्या रिप्रेजेंट किया, तो जो चीज़ ऑलरेडी, जो पॉलिसी ऑलरेडी फ्रॉड है तो उसको तो आप इन्फोर्स करा नहीं सकते। अब वो शुरू से ही फ्रॉड था, यानी कि शुरू से ही सीज था, आप इसको शुरू से ही नहीं करवा सकते थे, इम्पॉसिबल, इसलिए इन्हें हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे। इनके लिए हमारे को कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलती है क्योंकि ये शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो होते हैं। इनको आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए इन्हें आप जो एक पार्टी के पास तो लीगल रेमेडी होती है पर दूसरी पार्टी के पास यहाँ पे लीगल रेमेडी नहीं होती इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंसेस थे वॉइडेबल अग्री कॉन्ट्रैक्ट्स में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में। वॉइडेबल एक पार्टी इन्फोर्स करती है, दूसरी पार्टी इन्फोर्सेबल नहीं होती है, इसलिए इन्हें हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो कि शुरू से ही सीज्ड होते हैं, उन्हें आप जो है इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, इन्हें भी आप जो है उन्हें वापस से आप नहीं इन्फोर्सेबल करवा सकते, शुरू से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने ड्रग्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, सो ये क्या है, ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये शुरू से ऐसा आपको ये नहीं कह सकते कि यार मैं तुझे 1 लाख रुपए का ड्रग दूंगा, अब सामने वाले ने नहीं दिया तो आप क्या कोर्ट के साथ जाके आप कह सकते हैं कि यार मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए, उसने मुझे ड्रग्स नहीं दिए। ये दीज आर दी इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और जो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जो होते हैं वॉइड होते हैं, लेकिन सभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल नहीं होते, ठीक है। इलीगल यानी कि लॉ के अगेंस्ट होना, तो सभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वॉइड हैं, पर सभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल नहीं होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा।